हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं आप? ठीक होंगे। ठीक रहिए, अपने घर पर रहिए और उसके साथ साथ पढ़ाई का कार्य भी करते रहिए। तो आज मैं कक्षा 8 को हिंदी में पाठ 5 चिकित्सा का चक्कर, क्या नाम है पाठ का? चिकित्सा का चक्कर पढ़ाऊँगा। तो पढ़ें। हमारे देश में चिकित्सा की कई पद्धतियाँ प्रचलित हैं। चिकित्सा होती है डॉक्टरी, यानी हमारे देश में चिकित्सा की कई पद्धतियाँ प्रचलित हैं। किसी के बीमार पड़ने पर उसे देखने के लिए आने वाले लोग अपना अपना नुस्खा और चिकित्सा पद्धति अपनाने की सलाह देते हैं। चिकित्सा प्रणालियों के चक्कर में फंसे लेखक की बड़ी ही मनोरंजक कहानी है चिकित्सा का चक्कर। अब देखते हैं क्या लिखा है। जो व्यक्ति अपनी सोच नहीं बदल सकता वह कुछ भी नहीं बदल सकता। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि जो व्यक्ति अपनी सोच नहीं बदल सकता वह कुछ भी नहीं बदल सकता। तो अब चलते हैं। मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा आदमी हूँ। ये लेखक अपने बारे में बता रहा है कि मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा आदमी हूँ, हष्ट पुष्ट जवान ताकतवर आदमी हूँ। देखने में मुझे कोई भला आदमी रोगी नहीं कह सकता। मेरी आयु लगभग 35 वर्ष की है, यानी उम्र 35 साल। आज तक कभी बीमार नहीं पड़ा। लोगों को बीमार देखता था तो मेरी बड़ी इच्छा होती थी कि किसी दिन मैं भी बीमार पड़ता तो अच्छा होता। देखा क्या बताया है लेखक ने अपने बारे में कि मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ा था, हट्टा कट्टा आदमी हूँ और 35 वर्ष मेरी आयु है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं भी एक बार बीमार पड़ूँ तो अच्छा हो। मेरे बीमार पड़ने पर हंटले के बिस्कुट, ये नाम है बिस्कुट का, हंटले के बिस्कुट, जिन्हें साधारण अवस्था में घर वाले खाने नहीं देते, खाने को मिलते। यानी क्या कहा लेखक ने, अगर मैं बीमार पड़ता तो हंटले के बिस्कुट जिन्हें घर वाले खाने नहीं देते वे इस लेखक को खाने को मिलते। यूडी क्लोन की शीशियाँ सिर पर कोमल करों से बीबी उड़ेल कर मलती और सबसे बड़ी इच्छा तो यह थी कि दोस्त लोग आकर मेरे सामने बैठते और गंभीर मुद्रा धारण करके पूछते। यानी मेरे दोस्त मेरे पास आकर बैठते, मेरा हाल चाल पूछते, दुखी होकर गंभीर मुद्रा में, कहिए बेढब जी कैसी तबीयत है। यानी कहिए बेढब जी, बेढब जिसका कोई ढब न हो, तरीका न हो, कैसी तबीयत है, कैसी हालत है, किसकी दवा हो रही है, कुछ फ़ायदा है। जब कोई रोगी रोनी सूरत बनाकर ऐसे प्रश्न करता तब मुझे बड़ा मज़ा आता। जब कोई रोनी सी सूरत करके इस तरह के प्रश्न पूछता कि कैसी तबीयत है, दवा से कुछ फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो क्या होता, मुझे बड़ा मज़ा आता। उस समय मैं आनंद की सीमा के उस पार पहुंच जाता। यानी मेरा आनंद का कोई ठिकाना न रहता, मुझे बड़ा आनंद मिलता। हाँ, तो एक दिन मैं हॉकी खेलकर आया, कपड़े उतारे, स्नान किया। शाम को ही भोजन कर लेने की मेरी आदत है। यानी शाम के समय ही भोजन कर लेने की, खाना खा लेने की जल्दी से तो मेरी आदत है। पर आज मैच में रिफ्रेशमेंट ज़रा ज़्यादा खा गया था, इसलिए भूख न थी। यानी मैच के दौरान ही अधिक भोजन खा लिया तो भोजन करने की तो इच्छा नहीं थी, इसलिए भूख न थी। श्रीमती जी ने खाने को पूछा। मैंने कह दिया कि आज स्कूल से मिठाई खाकर आया हूँ। क्या बोल दिया कि आज मैं स्कूल से मिठाई खाकर आया हूँ, इसलिए मैं भोजन नहीं करूँगा। कुछ विशेष भूख नहीं है। उन्होंने कहा विशेष न सही, साधारण सही, यानी ज़्यादा नहीं है तो थोड़ी भूख होगी, साधारण सी। मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा था। संभव है मेरे आने में देर हो। क्या कहा लेखक की पत्नी ने कि जो भी भूख है आपको, ज़्यादा नहीं थोड़ी है, तो आप जो भी खाना चाहें वो अभी खा लें। हो सके मुझे आने में देर हो जाए क्योंकि मैं सिनेमा देखने जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? सिनेमा देखने। मैंने फिर इनकार नहीं किया, यानी मैंने फिर मना नहीं किया। उस दिन थोड़ा ही खाया, 12 पूरियाँ थी। अब देखो थोड़ा कितना होता है लेखक का, 12 पूरियाँ थी
और वही रोज वाली आधा पाव मलाई खा चुकने के बाद पता चला कि प्रसाद जी के यहाँ से बाग बाजार के रसगुल्ले आए हैं। वहाँ बाग बाजार कोई एक प्रसिद्ध जगह थी, तो वहाँ से रसगुल्ले आए हैं। रस तो होगा ही, कल तक संभव है कुछ खट्टा हो जाए, यानी कल तक अगर छोड़े गए रसगुल्ले तो शायद खट्टे हो जाएं। 6 रसगुल्ले निगलकर मैंने चारपाई पर धरना दिया। 12 पूरी खा गए, सब्जी खा गए और 6 रसगुल्ले खा गए, यानी भूख न होते हुए भी। रसगुल्ले छायावादी कविताओं की भांति सूक्ष्म नहीं थे, स्थूल थे। रसगुल्ले जो थे वे छोटे नहीं थे, बड़े थे, मोटे थे। एकाएक 3 बजे रात को नींद खुली। नाभि के नीचे, नाभि जो हमारी सुंडी बोलते हैं जिसको, उसको नाभि कहते हैं। नाभि के नीचे दाहिनी ओर पेट में मालूम पड़ता था कोई बड़ी बड़ी सुइयां लेकर कोंच रहा है। यानी ऐसा हुआ कि नाभि के दाईं तरफ कोई पेट में बड़ी बड़ी सुइयां चुभो रहा है, परंतु मुझे भय नहीं मालूम हुआ, क्योंकि ऐसे ही समय के लिए औषधियों का राजा, रोगों का रामबाण, अमृत धारा की एक शीशी सदा मेरे पास रहती है। यानी लेखक के पास एक अमृत धारा जो पेट के दर्द में काम आती है, वह उस दवाई की शीशी उसके पास हमेशा रहती थी। मैं तुरंत उसकी एक बूंद पी गया। दोबारा दवा पी, तिबारा, एक बार की पी, 2 बार पी, 3 बार दवा की पी, लेकिन दर्द कम ही नहीं हुआ। प्रातःकाल होते होते शीशी समाप्त हो गई, यानी सुबह होते होते शीशी समाप्त हो गई। दर्द में किसी प्रकार की भी कमी नहीं न हुई। प्रातःकाल एक डॉक्टर के यहाँ आदमी भेजना पड़ा। अब सुबह ही होते ही डॉक्टर के यहाँ आदमी भेजना पड़ा। डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल के थे, यानी जो डॉक्टर के पास, जिस डॉक्टर को बुलाने गए वह डॉक्टर सरकारी अस्पताल में नौकरी करते थे। वे एक इक्के नहीं तांगे पर तशरीफ लाए। एक इक्के पर आए, एक तांगे पर बैठकर आए। सूट वाले का इक्के पर आना वैसा ही मालूम हुआ जैसा लीडरों का मोटर छोड़कर पैदल चलना। मैं अपना पूरा हाल भी न कह पाया था कि वे बोले, जबान दिखलाइए। प्रेमियों को जो मज़ा प्रेमिकाओं की आंख देखने में आता है, शायद वैसा ही डॉक्टरों को मरीजों की जीभ देखने में आता है। डॉक्टर महोदय मुस्कुराए और बोले, घबराने की कोई बात नहीं, दवा पीजिए। 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। क्या कहा डॉक्टर साहब ने कि कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, दिक्कत नहीं है, दर्द तो इस प्रकार समाप्त हो जाएगा इतनी जल्दी जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। हाय, मैं तो दर्द से बेचैन था। वो डॉक्टर साहब साहित्य का मजा लूट रहे थे। यानी डॉक्टर जो है अपनी ही मस्ती में कहे जा रहे थे, कविताओं की तरह कहते जा रहे थे। चलते चलते बोले, अस्पताल खुला न होगा, नहीं तो आपको दवा मंगानी न पड़ती। खैर, चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगवा लीजिए। एक दवा की दुकान थी जिसका नाम था चंद्रकला फार्मेसी। वहाँ दवाइयाँ ताज़ी मिलती हैं। गरम बोतलों से सेक भी आरंभ हुआ। सेकते सेकते छाले पड़ गए, पर दर्द में कमी न हुई। दोपहर हुई, शाम हुई, पर दर्द ने मुझ पर ऐसा प्रेम दिखलाया कि हटने का नाम न लेता था। सुबह से दोपहर हुई, फिर शाम हुई, पर दर्द हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। दर्द खत्म नहीं हो रहा था। लोग देखने के लिए आने लगे। मेरे घर पर मेला लगने लगा था। लोगों की भीड़ जमा होने लगी। ऐसे ऐसे लोग आए कि कहाँ तक लिखूं। हाँ, एक विशेषता थी, जो भी आता एक न एक नुस्खा अपने साथ लेता आता था। यानी जो भी मित्र मिलने के लिए आता, उसका पता लेने के लिए आता, वो एक नुस्खा अपने साथ लेकर आता। किसी ने कहा, अजी कुछ नहीं, हींग पिला दो। किसी ने कहा, चूना खिला दो। खाने के लिए सिवा जूते के और कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई जिसे लोगों ने न बताया हो। अर्थात लोगों ने जो भी आया, सब ने अपनी अपनी राय दी। किसी ने चूना खाने की, किसी ने जूते सूंघाने की। बस एक चीज़ रह गई थी, वो क्या? जूते, और कोई बाकी चीज़ न रही जिसे लोगों ने बताया हो।
खाने के सिवाय केवल जूते। 3 दिन बीत गए, दर्द में कमी न हुई। बहुत लंबा समय हो गया, दर्द में कमी नहीं हुई। लोग आते मुझे देखने के लिए, पर किसी न किसी विषय पर चर्चा छिड़ जाती थी। लोग आते थे मेरा पता लेने के लिए, लेकिन अपनी ही बातों में लग जाते थे। प्रसाद जी का अमुक नाटक रंगमंच की दृष्टि से कैसा है? राय कृष्णदास हफ्ते में 9 बार दाढ़ी क्यों बनाते हैं? मुझे भी कुछ बोलना ही पड़ता था। ऊपर से पान और सिगरेट की चपत अलग। भला दर्द में क्या कमी होती? यानी जो भी उनका पता लेने आता वो अपनी ही बातें करने लगता। कोई कैसी बातें, कोई कैसी बातें, और सिगरेट और पान के धुएं से मुझे और दर्द होने लगता। आखिर में लोगों ने कहा कि तुम कब तक इस तरह पड़े रहोगे, किसी दूसरे की दवा करो। लोगों की सलाह से डॉक्टर चूहानाथ कातर जी को बुलाने की सलाह हुई। आप लोग हाँ जी, लोगों की सलाह से डॉक्टर चूहानाथ कातर जी को बुलाने की सलाह हुई। आप लोग डॉक्टर साहब का नाम सुनकर हंसेंगे, पर यह मेरा दोष नहीं है, उनके माँ बाप का दोष है। यदि मुझे उनका नाम रखना पड़ता तो अवश्य ही कोई साहित्यिक नाम रखता। वे यथा नाम तथा गुण वाले व्यक्ति थे। जैसा नाम वैसे ही गुण वाले व्यक्ति थे। उनकी फीस 8 रुपये थी और मोटर का 1 रुपया अलग। वे लंदन से FRCS की डिग्री लेकर आए थे। कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, वैसे ही डॉक्टरों की फीस रात में बढ़ जाती है। और डॉक्टर साहब बुलाए गए। आते ही हमारे हाल पर रहम किया और बोले, धीरज रखिए, मिनटों में दर्द गायब हुआ हो जाता है। थोड़ा पानी गर्म करवाइए, तब तक दवा मंगवा लीजिए। एक पर्चे पर उन्होंने दवा लिखी। पानी गर्म हुआ, 2 रुपये की दवा आई। डॉक्टर साहब ने तुरंत एक छोटी सी पिचकारी निकाली, उसमें एक लंबी सुई लगाई, पिचकारी में दवा भरी और मेरे पेट में वह सुई कोंचकर चुभो दी, यानी जोर से चुभो दी। डॉक्टर साहब कुछ कहकर और मुझे सांत्वना यानी ठांडस देकर, धीरज देकर चले गए। उसके बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। मेरी नींद कब खुली यह कह नहीं सकता, पर दर्द में कमी हो चली थी और दूसरे दिन प्रातःकाल पीड़ा रफू चक्कर हो गई थी, यानी दर्द खत्म हो गया था। कोई 2 हफ्ते मुझे पूरी तरह स्वस्थ होने में लगे। बराबर डॉक्टर चूहानाथ कातर जी की दवा पीता रहा। 18 आने की शीशी प्रतिदिन आती थी। प्रतिदिन की दवाई 18 आने। दवा के स्वाद का क्या कहना, शायद मुर्दे के मुंह में डाल दी जाए तो वह तिल मिला उठे, यानी मुर्दा भी तिल मिला उठता। 15 दिन के बाद मैं डॉक्टर साहब के घर गया उन्हें धन्यवाद देने के लिए। मैंने पूछा कि अब तो दवा पीने की कोई आवश्यकता न होगी। वे बोले, यह तो आपकी इच्छा है, पर यदि कांपने की एहतियात न करेंगे तो आपको अपेंडिसाइटिस हो जाएगी। आपकी श्रीमती जी बड़ी भाग्यवती है। अगर वह 6 घंटे की देर और हो जाती तो उन्हें जिंदगी भर रोना पड़ता। यह तो कहिए कि आपने समय पर मुझे बुलवा लिया। अभी कुछ दिन दवा पीजिए। इसी बीच डॉक्टर महोदय ने ऐसे ऐसे मर्जों के नाम सुनाए कि मेरी तबीयत फड़क उठी। भला मुझे ऐसे मर्ज हुए जिनका नाम साधारण क्या बड़े पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते। मालूम नहीं ये मर्ज सब डॉक्टरों को मालूम है या कि केवल हमारे डॉक्टर कातर जी को ही मालूम है। खैर मैंने दवा जारी रखी। अभी 1 सप्ताह भी पूरा न हुआ था कि दिन के 2 बजे एकाएक फिर दर्द रूपी फौज ने मेरे शरीर रूपी किले पर हमला कर दिया, यानी फिर दर्द बढ़ गया। डॉक्टर साहब ने जिन भयंकर मर्जों का नाम लिया था उनका स्वरूप मेरी रोती आंखों के सामने नाचने लगा, नृत्य करने लगा, यानी नाचने लगा। मैं सोचने लगा कि हुआ मामला उन्हीं में से किसी एक मर्ज का है। तुरंत डॉक्टर साहब के यहाँ आदमी भेजा गया कि इंजेक्शन का सामान लेकर चलिए। वहाँ से आदमी बिना मांगी
मांगी पत्रिका की भांति लौट कर आया कि डॉक्टर साहब कहीं गए हुए हैं। इधर मेरी हालत क्या थी उसका वर्णन यदि सरस्वती शॉर्ट हैंड से भी लिखे, यानी छोटे शब्दों में भी लिखे, तो संभवतः समाप्त न हो। उधर मैं हवाई जहाज के पंखों की तेजी के समान करवटें बदल रहा था। इधर मित्रों और घर वालों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, यानी मीटिंग हो रही थी कि जब किसी को बुलाया जाए, अब किसको बुलाया जाए, पर निशस्त्रीकरण बिना हथियार की तरह सम्मेलन की भांति कोई भी न तो किसी की बात मानता था और न ही कोई निश्चय ही हो पाता था। मालूम नहीं लोगों में क्या क्या बहसें हुई, कौन कौन और आयुर्वेदाचार्य रस रंजन चिकित्सा मार्तंडे के नाम लिए गए। अंत में कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री जी को बुलाने की बात तय हुई। एक सज्जन उनको बुलाने के लिए भेजे गए। 45 मिनट बीत गए परंतु न वैद्य जी आए न भेजे गए सज्जन का ही कोई पता चला। एक और दर्द आयकर की तरह बढ़ता जा रहा था, दूसरी ओर उन लोगों का भी पता नहीं। बेचैनी और भी बढ़ी। अंत में जो साहब गए थे लौटे। वे बोले, वैद्य जी ने बड़े गौर से पत्रा देखा और कहा अभी बुध के संक्रांति व्रत से शनि की स्थिरता है। 31 पल 9 विपल में शनि बाहर हो जाएगा और 1.5 घड़ी एकादशी का योग है। इसके समाप्त होने पर मैं चलूँगा। सुनकर मेरा कलेजा कबाब हो गया, यानी गर्म हो गया, मगर वे कह आए थे, अतएव बुलाना भी आवश्यक था। कोई आधे घंटे बाद वैद्य जी एक पालकी में तशरीफ लाए, यानी एक पालकी में बैठ कर आए। आकर वे मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गए। वे धोती पहने हुए थे और कंधे पर एक सफ़ेद दुपट्टा डाले हुए थे। इसके अतिरिक्त उनके शरीर पर सूत के नाम पर केवल जनेऊ था, जिसका रंग देखकर यह शंका होती थी कि कविराज जी कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। वैद्य जी ने कुछ और न पूछा, पहले नाड़ी यानी नब्ज हाथ में ली। 5 मिनट तक एक हाथ की नाड़ी यानी एक हाथ की नब्ज देखी, फिर दूसरे हाथ की। बोले, वायु का प्रकोप है, यानी गैस है। यकृत से वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर आंत्र में जा पहुंची है। इसमें मंदाग्नि का प्रादुर्भाव होता है, यानी इसमें मंदाग्नि बढ़ जाती है और इसी कारण जब भोज्य पदार्थ प्रतिहत होता है तब शूल का कारण बनता है। जब कोई भी खाना खाते हैं तभी दर्द उत्पन्न होता है। कविराज जी मालूम नहीं क्या बक रहे थे और मेरी तबीयत यानी कह रहे थे, और मेरी तबीयत दर्द और क्रोध से छटपटा रही थी। बेचैन हो रहा था मैं दर्द से और क्रोध से। आखिर मुझसे न रहा गया। मैंने एक सज्जन से कहा, जरा अलमारी में से आपटे का कोस तो लेते आइए। यह सुनकर लोग चकराए। कुछ लोगों को संदेह हुआ कि अब मैं होश में नहीं हूँ। मैंने कहा, दवा तो पीछे होगी, पहले मैं समझ लूँ कि मुझे रोग क्या है। तत्पश्चात उसके बाद वैद्य चरक सुश्रुत के श्लोक सुनाने लगे और अंत में कहा, देखिए मैं दवा देता हूँ और अभी आपको लाभ होगा। पंडित जी ने दवा दी और कहा कि अदरक के रस में इस औषधि का सेवन करना होगा। खैर साहब, फीस दी गई। किसी प्रकार वैद्य जी से पिंड छूटा, यानी पंडा छूट गया। 2 दिन दवा की गई। कभी कभी तो दर्द कम अवश्य हो जाता था, पर पूरा दर्द न गया। वह CID की तरह पीछा ही न छोड़ता था। चारपाई पर पड़ा रहने लगा। दिन में मित्रों की मंडली आती थी, वह आराम देती थी कम, दिमाग चाटती थी ज़्यादा। यानी दिन में मित्र आते थे पता लेने के लिए, वे आराम तो कम देते थे लेकिन दिमाग ज़्यादा चाटते थे। एक सज्जन मुझे देखने के लिए तशरीफ लाए थे। एक सज्जन आए थे, बोले, साहब आप लोगों को देश का हर संभव ध्यान रखना चाहिए। आप किसी भारतीय हकीम अथवा वैद्य को ही दिखलाइए। मैंने मन में सोचा कि वैद्य जी महाराज को तो मैंने दिखा ही लिया, अब हकीम भी सही। तो प्यारे बच्चों, आज का पाठ यहाँ तक ही। आधा पाठ हो गया है। पाठ काफ़ी बड़ा है, आधा कल। और इस पाठ को जो भी पढ़ाया जाए उसको ध्यान से पढ़ें। कार्य जो भी दिया जाए उसको ध्यानपूर्वक करते रहें, याद भी करें। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।